सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना द्वारा आयोजित आज के वेबिनार में आदर्श गांव योजना से जुड़े शिक्षक बंधु, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, सेवाभावी कार्यकर्ता, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम सुनने वाले हैं, जल संरक्षण। आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर सबकी निगाहें हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र से इस जल संरक्षण पर कार्य किया और आज पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, तो पूरे विश्व से लोग आकर के आज उनके इस कार्य को देखते हैं। पर्यावरणविद, जल योद्धा श्री लक्ष्मण सिंह जी, लापोड़िया, राजस्थान से। आपने अपने लापोड़िया गांव में ही नहीं तो उसके आसपास के 40 गांवों में जल संरक्षण के क्षेत्र में पर्यावरण के विकास के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज सूर्या परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप आज के वेबिनार में आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है और बहुत सारे पुरस्कार आपको इस कार्य के लिए मिले हैं। यूथ अवार्ड और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड 2007 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आप हुए हैं। आपका आज मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय लक्ष्मण जी से आग्रह करता हूं आज के इस वेबिनार को संबोधित करें। लक्ष्मण सिंह जी। मैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया से बोल रहा हूं। ये राजस्थान का जयपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव लापोड़िया है। जब लापोड़िया की तरफ जाते हैं, यानी कि लापोड़िया 20 किलोमीटर रह जाता है, तो हरियाली दिखने लगती है, तालाब दिखने लगते हैं, तालाबों में पानी दिखने लगता है और हवा में ऑक्सीजन दिखता है, सांस लेने में आनंद आता है, पेड़ की छायाएं होती है और एक गांव में 10-20 पेड़ नहीं, लाखों की तादाद में पेड़ होते हैं, यानी कि 58 गांव हरे भरे हैं। इनके पीछे जो कारण था, हम कभी 40 वर्ष पहले जब 17-18 वर्ष 20 साल के थे, तब हमारे गांव में पानी की भारी कमी थी। हमारे गांव का एक तालाब था जो टूटा हुआ था और यहाँ पर काठड़ा जमीन है, हार्ड भूमि है, तो पानी जब बरसता है तो वो पानी चलने लगता है, रिचार्ज नहीं होता। तो हमने उस तालाब को बांधा। तालाब के रोकने से पहले कुओं में इतने पानी कम होते थे कि मई जून के महीने में तालाब को कुएं के अंदर उतर करके और मटकियां भरते थे, बर्तन भरते थे पानी के, तो कुएं के ऊपर भीड़ लगी रहती थी। ये हमारी स्थिति थी तब मैं जयपुर पढ़ता था। जब मैं गर्मियों की छुट्टी में गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि गांव की स्थिति कितनी गंभीर है, इतना पानी कम क्यों है, ये क्या कारण है। ऐसे सोचने की, ऐसे प्रश्न करने की इच्छा हुआ करती थी हमारी। तो गाँव वालों से जब पूछा तो बोला हमारा एक तालाब टूटा हुआ है और वो जब तालाब 20 बरस पहले ठीक था तो इन कुओं में पानी था, लेकिन जब वो तालाब 20 बरस से टूट गया तो इन कुओं में पानी नहीं है। तो हमने कहा उसको ठीक करना चाहिए। तो बोले कौन करे, मजदूरी कौन देगा, तालाब भरेंगे तो वो जो पानी आएगा उसमें जो लठेस है, लकड़ी रखने वाले, वो पानी ले जाएंगे, तालाब वापस खाली का खाली। तो हमें बड़ा चिंता हुई कि हमारी गांव की स्थिति ऐसी है और हम जयपुर में पढ़ते हैं आराम से, और क्या फायदा उससे पढ़ने से कि गांव को पानी ही नहीं है। तो आप पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे और फिर पैसे कमाएंगे और विकास करेंगे। ये बड़ा अलग लगा हमें। हमें कहा कि नहीं, हमें तो ऐसी जिंदगी जीनी है जो हमारे गांव, मेरा गांव है वो कैसा जीता है वैसे ही मुझे जीना है और इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमने उसी उम्र में पूरा गांव को इकट्ठा किया और ये कहा कि हमारे गांव को ये तालाब ठीक करना। तो बोला वही बात है, मजदूरी कौन देगा। आज भी नए गांव में जब जाते हैं तो यही बात होती है, मजदूरी कौन देंगे, इसका क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये सब चीजें आ रही है। तो हमने उनको कहा
कि ये अपना गांव है जिसमें हम लोग रहते हैं, हमने जन्म लिया है, यहीं मरना है, यहीं बच्चे पैदा होंगे, यहीं हमारे रिश्तेदार आते हैं, तो क्या देखते होंगे कि हमारे यहाँ पानी ही नहीं है, रास्ते खराब है, पेड़ नहीं है, सूखा है। तो बोले हाँ ये सब जगह सही है, तो इसको ठीक करना चाहिए। तो कोई तैयार नहीं हुआ और कहा कि नहीं ये तो शुरू से ऐसा ही चलता है। सब लोग चले गए, हम हताश भी हुए। 2-3 महीने बाद फिर बैठक की हमने, तो यही कहा कि ये नहीं हो सकता, सरकार को कहो ये इस पे कार्यक्रम लाएं। और जब उस जमाने में 40 साल पहले अकाल पड़ते थे, अकाल राहत होता था, जब फ्लड आता था तो फ्लड राहत होता था, लेकिन कोई काम नहीं होता, राहत होती। तो चलो, ना अकाल था ना कुछ था, लेकिन पानी कम था। तो हमने कहा कि नहीं ये ठीक होना चाहिए। तो एक मेरे मित्र थे जयपुर में, वो आ गए, तो मैंने उनको गाथा सुना कि आप ये सब लोग 2 दफे 3 दफे मीटिंग हो गई, कोई लोग कहते हैं कि मजदूरी कौन देगा, तो हमारे गांव में सब मजदूर रहते हैं, मालिक नहीं है। तो मेरे मित्र ने कहा चलो अपन चलते हैं। तो हमने हमारे घर में कुदाल फावड़ा निकाला और हम चल दिए। तो पूछा आज कहाँ जा रहे हो? तालाब ठीक करने। 2 लोगों से क्या हो? तो हमने कहा नहीं 2 नहीं है। हमने कहा तुम भी तो हो। तो उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे से भी क्या होगा, मैं भी लाता हूँ कुदाल फावड़ा। वो आया, फिर दूसरा मिला, उसने भी ये कहा, तीसरा मिला, उसने भी कहा। आखिर में पुजारी जी मिले, मंदिर था गांव के साइड में, उधर से हम गुजर रहे थे। तो पुजारी जी ने कहा आज आप कहाँ जा रहे हैं? तालाब ठीक करने। 3-4 लोगों से क्या होगा? तो हमने कहा पुजारी जी आप भी आ जाओ, आपका भी हाथ लगना चाहिए कि मैं भी आता हूँ। तो हम लोग गए, तालाब को ठीक करने लग गए। और रोज आते रोज जाते, जब लोग पूछते तो हम यही जवाब देते। ऐसे करके 20-25 लोग मिले 2-4-5 दिन में, और हम काम करने लगे। तो जब काम करने लगे तो थोड़ा हमको भी, हमारा एक 20 लोगों का संगठन हुआ कि यार अपन काम करते हैं, लोग गर्मी में सोते रहते हैं, उनके भी कोई काम नहीं है, गर्मी में कोई काम नहीं होता है, किसानी का भी नहीं होता है, और दोपहर में सोते रहते हैं। तो वहां जाके काम करें, कोई ताश पत्ती खेलते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो क्या मतलब है? हमारा गांव का काम करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। तो हमने उनको फिर दोबारा से बैठक बुलाई और ये कहा कि इसमें आना जरूरी है। तो हमने कहा कि इस गांव के मालिक हैं हम, जितने भी इस गांव में रहते हैं, मजदूर नहीं है कि कोई मजदूरी दे जब काम करें। तो हमारा गांव क्या हुआ? हम बोलते हैं हमारा गांव है किस काम के लिए? सिर्फ खाने पीने के लिए। और जब खा पी करके लेटरिन जाने के लिए गांव होता है हमारा। इस गांव के इन हाथों ने इस गांव को बनाया है, और इन हाथों ने और गांव को बनाया। तो लोग तैयार हुए और ये कहा कि हम सब लोग आएंगे, तो वो कम से कम 2-4 लोग बनते हैं, तो 2-4 लोग काम करें तो कैसे करें? तो हमने कहा कि हम 100 लोग रोज बुलाएंगे, उनकी लिस्ट आपको देते रहेंगे रोज। तो हमारे युवाओं की चीटिंग थी उस जमाने में। तो उन्होंने लिस्ट बनाई, इस मोहल्ले के 100 लोग, उस मोहल्ले के 100 लोग, ऐसे करके रोज 100 लोग आए। और हम भी लेके काम करें, हम नेतागिरी नहीं करते, हम खुद भी उतना ही काम करेंगे जो हर आदमी काम करता है, यानी सोमन मिट्टी। अभी भी मनरेगा में 100 मन मिट्टी नहीं होता है, तो 40 मन मिट्टी होती है। हम 100 मन मिट्टी उठाने का तब ऐसा वातावरण था कि कोई भी आदमी काम करे तो 100 मन मिट्टी उठाता है। तो हम 100 मन मिट्टी खुद ही उठाते, हमारी टीम उठाती, वो जो गांव के लोग आते उन्हीं के साथ वैसा ही काम, उसी प्रकार वही तगारी, कुदाल, पावड़ा, वही मिट्टी जाना पाल, हम सब लोग। और जब रेस्ट करते तब फिर मीटिंग हो जाती है हल्की फुल्की, कैसे करना है, पाल कैसे बनती है, तालाब कैसे बनते हैं, तालाब से फायदे क्या होते हैं। हमारी बैठकें भी रेस्ट के समय में चलती, अलग से कोई बैठक नहीं होती। तो हम लोगों ने काम किया, उस तालाब को ठीक किया। जब बारिश आई तो उसमें पानी आया, पानी आते ही 2 महीने बाद कुओं में पानी आने लगा, और कुओं में अच्छे पानी आया तो खेती होने लगी। तो लोगों का बड़ा उत्साह, कहा कि नहीं अब तो मजा आ गया। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत कम, 100 बीघा जमीन सिंचित हुई। पहले तालाब 100 बीघा जमीन सिंचित करता था। मैंने कहा नहीं जनसंख्या बड़ी है, पानी की ज्यादा जरूरत है, अब हमको ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो हमने एक नहर बनाई, एक गांव से दूसरे गांव 3 किलोमीटर पड़ता है, 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई।
तो उस गांव के तालाब का जो ओवरफ्लो था, जो नाले में जाता था, उसको हम इधर लाए। हमने बैठ करके गांव में एक अच्छा संगठन बनने लगा, पानी की संस्कृति आने लगी और तालाबों के नामांकन होने लगे। जब हमने फूल सागर बनाया तो कोई नाम नहीं था, हम 2000 लोग काम करते थे। 2000 लोग, पूरे गांव की जनसंख्या, छोटे मोटे बड़े बूढ़े, कोई बड़ा कोई नहीं, छोटा कोई नहीं, सारे लोग आए और एक अभियान हो। और हमने हमारे आसपास के जो गांव हैं उनने संपर्क किया। पहले हमारा संगठन बनाया, ग्राम विकास नवयुवक मंडल लाखों, और उसमें 80 लोग थे। 80 लोगों को ये जिम्मेदारी दी कि आप 80 गांव में संपर्क करो, 80 गांवों को ऐसे बनाना। 80 तो नहीं बना पाए इस जमाने में, 40 बना। 40 गांवों को निमंत्रण दिया गया, वहां से भी 2 4 5 10 लोग आते थे श्रमदान के लिए, और हमारे गांव के पूरे लोग आते थे। ऐसे करके जब आगे गिनती करते हैं तो 2000 लोग आते थे। 2000 लोग 5 दिन में काम करते थे, और 5 दिन में वो नहर बना दी हमने, क्योंकि 10,000 मेंढक होते हैं उस जमाने में। 10,000 मेंढक बहुत होते हैं, तो हमने वो पूरी 3 किलोमीटर लंबी नहर बना दी, तो पानी आने लगा। फिर हमने फुल सागर के लिए वैसा ही किया। और जितने भी गांव हैं उनमें हर महीने श्रमदान होने लगे। जैसे जनवरी में हमारे यहाँ, तो फरवरी में दूसरे गांव में, और आपके मार्च में तीसरे गांव में। ऐसे अलग अलग गांव में एक एक दिन, 5 5 दिन का श्रमदान हो, एक महीने में एक श्रमदान हो, अलग अलग गांव में, और हम सब लोग वहां पहुंचे। तो एक बड़ा अभियान हुआ, बड़ा आनंद आता था। हम लोग भी सुबह गर्मी में 6 बजे श्रमदान पे जाते थे और 11 बजे तक बंद कर देते थे। फिर नहाते धोते खाना खाते, और उसके बाद फिर मीटिंग करते गर्मी में, क्योंकि मई जून में आप दोपहर को काम नहीं कर सकते। तो हम 2 बजे तक हमारी मीटिंग करना है, रेस्ट करना है, वो काम होते। 40 गांवों की बैठक होती, क्योंकि उसमें जो काम करने वाले आते हैं वो बैठक में भी शामिल होते हैं, काम में भी शामिल होते हैं। और फिर रात को जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, कोई गाना गाता, कोई नाटक पेश करता, तो एक बड़ा आनंद का विषय था हमारा। संधान का मतलब कोई टेंशन नहीं, लोग मिलते, काम करते, मीटिंगें करते, सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो लोग कहने लगे कि हमारे गांव में भी श्रमदान होना चाहिए, हमारे गांव में भी काम होना चाहिए, तो हमारे काम थोड़ा बढ़ने लगा। ऐसे करके फिर हमने तालाबों की लाइन बनाई। और जब फूल सागर बना लाखोड़िया का, तो उस पर सारे लोग बैठे, कहा कि इस तालाब का नाम क्या होना चाहिए। तो ये विषय आया कि इस तालाब का काम क्या होना चाहिए, इस तालाब से कोई पानी ना निकाले। क्योंकि राजस्थान में एक गांव के पास एक तालाब होता है, उसी के किनारे एक पनघट होता है, हैंडपंप लगते हैं, कई पनघट होते हैं, अलग 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 पनघट होते हैं, और उनसे पानी पिया जाता है। तो हमारे वही तालाब का नाम फूल सागर रखा, ऐसे फूल खिले, कुओं में पानी आता है, सरसों बोई जाती है, पेड़ लगाए जाते हैं, उनके सबके फूल आते हैं, इसलिए फूल सागर नाम। और फूलों में जो खुशबू होती है वो वातावरण में जाती है, और वो हमारे दिमाग बनाती है, हमारा जो है शरीर की खुशहाली बढ़ाती है, इसलिए नाम उसका फूल सागर रखा। फिर अगले साल हमने तालाब फिर खोदा, तो देव सागर नाम रखा, यानी भगवान का तालाब है, और नाम देव सागर रखा। और पुराने तालाब का नाम अन्न सागर रखा। उससे अन्न का मतलब है सिंचाई करेंगे, अन्न पैदा करेंगे, जो गेहूं करके। तो हमारा जो ये नाम रखने का मतलब है कि जैसा तालाब का काम हो वैसा ही उसका नाम हो, ताकि उससे लोग गाइड हो सके। फूल सागर से फूल के, देव सागर के ऊपर मंदिर बने, छतरियां बने, बैठने के चबूतरे बने, कुर्सियां रखी गई वहां पर, बड़े बड़े बड़ पीपल लगाए गए, बहुत बड़े पेड़ हो गए। अब वहां पे जब नाकोड़िया के तालाब या इन गांवों के तालाबों को जब देखते हैं तो पेड़ों की सुरंगें हो, बीच में तालाब, दोनों तरफ पेड़, आप बिल्कुल छाए छाए चलो। और एक ही तालाब नहीं, सारे तालाबों की स्थिति ऐसी। तो हमने वो सब पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का भी बड़ा अभियान रहा हमारा, कि जब यात्रा निकाली, तो यात्रा का मतलब है जिधर से पानी आता है, बारिश का पानी, उधर से यात्रा चालू होती है। तो वहां पे तालाब कैसा है, वहां पे गोचर कैसा है, वहां पेड़ कैसे है, वहां लोगों का संगठन कैसा है। हर गांव में संगठन बने, और संगठन फिर काम क्या करे, थोड़ा राजनीति नहीं, हम राजनीति के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो एक सेवा के लिए पैदा हुए हैं। तो फिर ऐसे ही संगठन बने कि उनको पेड़ लगाने हैं, उनको तालाब बनाने हैं, उनको गोचर सुधारने हैं,
उन्हें गायों की नस्लें सुधारनी है, तो हम लोगों ने तालाबों के साथ गुजरात से कुछ सांड खरीदे, चंदा इकट्ठे हुए गांव में, 20-20 हजार में जब बहुत अच्छे सांड आते थे गिर नस्ल के, तो हर गांव को पहुंचाए। गांव ने उनको देवता सम्मान रखा। आज हमारे कम से कम 100 गांव से भी ज्यादा गिर नस्ल की गायें हैं, और A2 मिल्क होता है, जबरदस्त दूध की मांग होती है उसकी, कि देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय की छाछ बिकती है। जयपुर में भी बिकती है, और जयपुर में हर दिन कई ट्रक आते हैं दूध के हमारे इलाके से। और गोचर में जब पानी सपाट से चलता है, तो जब जिस साल अच्छी बारिश होती है, यानी कि 800 mm के ऊपर, तो फिर फ्लड आता है। तो उसको कैसे रोका जाए, सूखा कैसे रुके और बाढ़ कैसे रुके, ऐसा कोई काम निकाला जाए तो दोनों का मकसद एक हो जाए, सूखा मिटे और बाढ़ रुके। तो फिर हमने एक चोखा सिस्टम का डिजाइन बनाया कि जहां बारिश गिरे वहां पानी रुके और वहां जमीन में जाने लगे। कुछ एरिया ऐसा छोड़ा जिसको अंग्रेजी में कैचमेंट बोलते हैं, हमारे आगोर और आगर बोलते हैं। आगर का मतलब कितनी दूर से पानी आ रहा है, तो उसके तालाबों के लिए अलग अलग आगर छोड़ा गया, उससे तालाब बढ़ते हैं। जब गोचर में चौका सिस्टम रखा गया, वहां पानी नीचे जाता है और बीज इकट्ठे किए गए, देसी बबूल के, खेजड़ी के, गोंज के, नीम के, ये बीज इकट्ठे करके पोटलियां बनाई गई और हर ग्वाल को दी गई कि आप बीज बिखेरो, आपके जो बाड़े होते हैं उनमें बिखेरो, आपके घर के पिछवाड़े में बिखेरो, गोचर में बीज बिखेरो। जब बारिश आती है तो हजारों पेड़, लाखों पेड़ खड़े होते हैं और उनकी रक्षा करो। तो आज हमारे गोचर में 58 गांव के गोचर में, किसी भी गोचर में जाके देख लो, 1 लाख से अधिक पेड़ होंगे ही होंगे। और गांव में, गांव चौक में बड़, पीपल, नीम, शीशम होंगे। रास्तों पर खूब पेड़ होंगे, हर घर के अंदर पेड़ होगा। अगर चौक में जगह है तो अंदर पेड़ होगा, बाहर में पेड़ होगा, तो पूरे गांव हरे भरे होते हैं। आप नेट से देख सकते हैं, लापोड़िया या लापोड़िया के आसपास चौका सिस्टम देख सकते हैं। और फिर वहां पे घास आने लगा, तो फिर जो गिर नस्ल की गायें आने लगी, बछड़ियां होने लगी, वो गायें बड़ी हो चुकी है, पेड़ बड़े हो चुके हैं, चौका सिस्टम में खूब घास आ चुका है। और वो पेड़ जो है कटिंग होती है, खेजड़ी की मूंग पातरी की कटिंग होती है, उससे पशुपालन चलता है। राजस्थान का पशुपालन का तरीका अलग होता है, हरियाणा में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है। राजस्थान में खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं उसको मूंग पातरी बोलते हैं। वो अ, इनके पशुओं के लिए एक टाइप का गजब का चारा माना जाता है। बहुत महंगा भी मिलता है, वो भी बिकता है, तो हर घर में वो आने लगा। जितने भी पेड़ हैं वो हर किसान को दिए गए, ये इतने पेड़ तुम्हारे हैं, जो तुम इनको, सार्वजनिक पेड़ों को, वो फिर कहा गया कि इन पेड़ की लूम पातरी आप चराएंगे, वो चराएंगे, वो चराएंगे। उसका पीरियड भी रखा गया, उसका पीरियड रखा, कब पत्ते पकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप कुल्हाड़ी लेकर के काटते रहो। पेड़ को काटना नहीं है, छटाई करनी है। और पेड़ छटाई से पेड़ फिर अलग ढंग से फूटने लगता है, तो वो भी एक तरीका होता है जो लोगों को बताया गया। तो हमारा जल संरक्षण के साथ जीवन यापन कैसा, हमारा जीवन कैसे चले, हमारा हमारा लाइवलीहुड कैसा चले, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे पानी के साथ जुड़े, हमारी जो कृषि है वो पानी के साथ कैसे जुड़े। जैसे मान लीजिए किसी जमाने में 100 बीघा जमीन किसी परिवार के पास थी, 4 बेटे हो गए तो 25-25 बीघा, 100 बीघा तो है ना वो जमीन। तो 100 बीघा में एक उस परिवार का तालाब बनना चाहिए, ताकि वो 100 बीघा जमीन को सिंचित कर सके। तो एक परिवार का एक तालाब भी सोचा गया, फिर उनके सिंचाई कैसे हो वो भी सोचा गया। जहां पानी भरता है वहां पे चने होते हैं, बिगड़ पिलाए और जबरदस्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां तालाब बनता है वहां पे कोई नुकसान होता है पानी भरने से, वहां लाभ होता है। और फिर 100 बीघा जमीन को सिंचित किया जाता है,
तो खरीफ में मूंग बोया जाए या अन्य फसलें हो, और आपके रबी में चना, तो फसल का चक्कर भी हो जाए, मतलब फसल को बदल बदल करके बोना जमीन के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब रहा कि आपका एरिया अहिंसा परमो धर्म से जुड़ा होना चाहिए, मार काट नहीं होनी चाहिए, दारू दरोड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई दंगे नहीं होने चाहिए। तो विकास के साथ, संगठन के साथ, आदर्श संगठन होना चाहिए। गांव संगठन होकर के किसी को नुकसान नहीं करे। अधिकतर ऐसा हो रहा है कि लोग संगठन बनाते हैं किसी को दबाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। वो नहीं, आप संगठन बनाओ विकास के लिए, शांति के लिए। तो सहभागिता, विकास और शांति के लिए संगठन बनाओ। सब लोग मिलें, विकास करें और शांति की ओर जाएं। तो संगठन में आदर्शता आनी चाहिए। तो हम लोगों ने जब हर महीने एक बैठक हो गांव की, तो उसमें दो दो लोग रोज घूमे, कोई पेड़ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, और हर महीने में उसकी रिपोर्ट आती है गांव में कि उसने नुकसान किया, उसने ये किया। तो कोई पेड़ काटता है, एक पेड़ काटता है तो दो पेड़ लगा, ये नहीं कि उससे पैसा ले लिया जाए। आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि उसी में विकास आ जाए। एक नुकसान करो तो दो चीज आपको निर्माण करो। तो ऐसे सरकार ने भी ये कहा कि आप ये कौन होते हो ये डिसीजन देने वाले? अरे भाई, देश का चीज है, अगर कोई देश का कोई बिल्डिंग तोड़ता है, कोई पेड़ काटता है, तो दो लगाने में क्या दिक्कत है? हर आदमी का ये फर्ज होता है कि वो देश का नुकसान रोके। अगर हमने कहीं जेब भरी हो तो बताओ, वो भी तो चुप हो गए। नहीं नहीं, अगर कोई पेड़ काटता है तो ये लिस्ट हमें दो। मैंने कहा पटवारियों ने और तहसीलदारों ने आज तक कितने पेड़ बचा लिए, ये हमें ही बचाने दो। हमने ऐसा कहा उनको, तो वो थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन वो मान गए कि भाई हम तो ऐसा ही करेंगे, और आपको कोई सजा देनी हो तो दे दो, देश का काम कर रहे हैं तो करते रहेंगे, मानेंगे नहीं। तो उनको हमने ऐसा दिया। अब सवाल आ जाता है कि पानी, अन्न सागर से पानी कैसे जाए? अन्न सागर जब तालाब बनाया तो जो लठड़े होते हैं वो कह रहे हैं मेरे खेत में जाना चाहिए, पहले मैं पिलाऊंगा, 100 लाठियां हमारे पास। तो हमने कहा नहीं, ये मोड़ी बंद होगी, मतलब पानी किसी के यहाँ नहीं रहेगा। तो हमने कहा भाई वो तो नियम होना चाहिए, 5 खेत एक साथ किए, और एक साल पाल की तरफ से स्टार्ट होगा। वो नियम अच्छा चला, तालाब भरते हैं, कुओं में पानी आता है, गोचर में चौका सिस्टम है, उसमें घास आता है। 100 बीघा का पानी 100 बीघा में रहे, गोचर का पानी गोचर में रहे, अन्न सागर का पानी गोचर का कुछ हिस्सा, कुछ स्वायत्तक के रास्ते के हिस्से, वो अन्न सागर के लिए रखा गया। यानी कि सबका आगर और आगो सोच समझ के रखे गए। तो आज बारिश जब होती है तो चौका सिस्टम भी साथ भरता है, तालाब भी साथ ही भरते हैं, और सब तालाबों में एक साथ होता है। 800 mm बारिश होती है जिस साल, उस साल ओवरफ्लो चलता है। जहां हमने काम नहीं किया वहां 800 mm के ऊपर फ्लड आता है। तो हमारे इलाके में 1200 mm होता नहीं, वो 300 mm, कभी 150 mm, कभी 500, 600, 800 mm तो 10 साल में कभी एक दफे बारिश होती है जो 800 mm के ऊपर जाती है, यानी कि 900 तक, 1500, इसके बाद हद है। तो हमने फ्लड रोक दिया है, हमने सूखा रोक दिया है। इसी मई जून के महीने में आज कुएं, कोई 5 फीट खाली है, कोई 10 फीट खाली है, कोई 20 फीट खाली है, कुएं भरे हैं। हर कुएं को एक ही बार सिंचित करना। बार बार अगर पानी चूसेंगे तो पानी खत्म होता है। बाकी ऐसी फसलें करेंगे हम लोग तालाबों में, तालाबों के बाहर, कि ऐसा पानी रोका गया, ऐसी फसलें चयन की गई, जैसे बारानी भूमि में चना बोया जाए, उससे एक पानी मिलता है और तना होता है जबरदस्त। चना महंगा भी जाता है, हमारी जमीन चने के लिए भी अच्छी है। खरीफ में हम लोग मूंग बोते हैं, मूंग, वो बहुत महंगा होता है और अच्छी फसल होती है तभी।
जमीन के अनुसार और बारिश के अनुसार। तो उनको कहीं तालाबों की जरूरत नहीं होती है, तालाब भरे रहते हैं, इसलिए कुओं में पानी होता है। इसलिए हर खेत में पानी रोका गया है, जो पानी जमीन में जाता है उतना ही पानी वापस लेते हैं, इसलिए हमारा वाटर लेवल अच्छा रहता है। सब एकजुट होकर के काम करते हैं। हम एक गांव में काम करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप एक गांव में अगर जल संरक्षण करेंगे तो 2 महीने बाद उसी तालाब का पानी जमीन में नीचे उतर करके पत्थर से नीचे जो पत्थर आता है जमीन में उसमें टच होकर के अगले गांव में चला जाएगा। इसलिए आप पूरा बेल्ट बनाया हमने 58 गांव, उसमें पानी नीचे चलता रहता है। एक गांव से उधर गया तो ऊपर वाले गांव का पानी हमारे यहाँ है। और हरियाली सबसे अच्छी, घास अच्छे, गायों की नस्लें अच्छी। एक बात आपको और कहता हूं मैं, 2 बातें कहूंगा, एक तो पक्षियों के लिए और इनकी यात्रा के लिए। हमारे यहाँ पर जो गांव में पक्षी होते हैं वो कहाँ बैठे, गोचर में जो जीव होते हैं वन्य जीव वो कहाँ रहे, खेतों में जो जीव रहते हैं वो कहाँ रहे। तो छोटे छोटे ऐसे वन लगाए गए, वहां पे इतने पक्षी होते हैं, वहां पेड़ लगा दिए गए, वहां घास आता है, कोई घास चूसता है, मधुमक्खियां खुद अपना शहद बनाती है, वहां रहती है, कोई फूल चूसते हैं, कोई पत्ती चूसता है, कोई घास खाता है, वहां रहते हैं, वहां बच्चे देते हैं, घोंसले बनाते हैं। ऐसा ही गोचर में बना, बिल्कुल जिसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। हमने रिजर्व फॉरेस्ट नाम नहीं दिया, खुला चिड़ियाघर नाम दिया। भाई पक्षी आए और उड़े और जाए, लेकिन उसमें बाढ़ लगा दी गई तो पालतू नहीं जाए। अगर पालतू के लिए तो फिर बड़ी जगह हमारे पास है, गोचर सिस्टम 400 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा हर गांव में, उसमें घूमे। लेकिन 10% को जमीन को बंद कर दिया गया, उसमें वन्य जीव रहते हैं। तो हमारे पक्षियों की हमेशा आवाज आती रहती है। और जो फसलों में जो कीट लगते हैं, बीमारी लगती है, उसमें ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं कि वो बीमारी की जो जीवाणु है उनको खाते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड छिड़कने की कोई जरूरत नहीं होती है, हमारी फसलें ताजा होती है, किसी भी पत्ते पर कोई भी बीमारी नहीं लगती, और लगती है तो भी कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का जाता। उसके बाद गांव में आते हैं तो सब पेड़ों की पूजन होती है, तालाब की पूजन होती है, गाय पूजन होती है, वन्य जीव पूजे जाते हैं, फिर वहीं खाया जाता है। फिर एक साल में कितने श्रमदान होने हैं, क्या क्या काम होना है, वो गांव बैठक करके अपने रजिस्टर में प्रस्ताव लिखे जाते हैं कि हम साल भर ये काम करेंगे। कौन कितना पेड़ लगाएगा, तो हाथ खड़े करते हैं, हम 2 पेड़ पीपल के लगाएंगे, कोई बोलेगा हम इतने पेड़ लगाएंगे, कोई बोलेगा हम वन्य जीव की रक्षा करेंगे। एक आदमी ने भी कहा हम चुआग्र बनाएंगे। पूछा चुआग्र क्या चीज, चूहों कितने मारते हैं लोग, पता नहीं क्यों मारते हैं। तो नेचर ने भी चुहा को दिया है, सोच के दिया होगा नेचर ने, तो मैं पूरा 15 बीघा पैक करूंगा और वहां पेड़ लगाएंगे और जीव भी रहेंगे। लेकिन गांव के पास है वो, और चूहे पकड़ करके वहां छोड़ो, मारते क्यों, वो बिल्ली उसको खाती है, सांप उसको खाता है, वो कुतर कुतर करके खाद बनाता है घास का। तो चुहाघर भी बना, चुहाघर फिर ये गांव ने निर्णय लिया कोई चूहे नहीं मारेंगे, और वहां पकड़ के सब पिंजरे रखो और यहाँ आकर के चूहे छोड़ो। तो जब रात को निकलते हैं तो बहुत सारे खरगोश वगैरह घूमते रहते हैं और हम उनके दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है हमें। वो कोई खरगोश निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है, कोई बिलाव निकल रहा है, कोई पाटागोर निकल रही है, ये सब। तो हमने पूरा हमारा इलाके को एक पर्यावरण की दृष्टि से पानी रोका, पर्यावरण की दृष्टि से वन्य जीवों को रोका। ऐसे चारों तरफ पक्षी, मकान, और नीचे वाले हिस्से में गायें रहेगी, वो भी मतलब उसमें गाय रहना है, वन्य जीव रहने हैं, पक्षी रहने हैं, मनुष्य रहने हैं, पेड़ रहने हैं। ऐसे मकान भी हमने तैयार किए जो अच्छे माने गए, वहां कोई गर्मी नहीं पड़ती, कोई लू नहीं चलती, आराम से रहा जा सकता है। ऐसे हमने हमारी, वैसे कलर होना चाहिए, आप कलर चमकीले कर दोगे तो इतनी चमक बढ़ जाएगी। जैसे जितने भी टीन होते हैं, ये लगाते हैं ना टीन, लोहे के टीन लगा देते हैं। अब लोहे के टीन अगर मान लो 500 टीन लगा दिए गाँव में, तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, आप छप्पर डाल दो, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वो टीन के नीचे कोई आदमी रह भी नहीं सकता। अगर टीन के नीचे अनाज रखो तो उसमें
कीड़े भी नहीं लगते, इतना टेम्परेचर होता है कीड़े मर जाते हैं। तो मनुष्य कैसे रहता है? इसलिए छप्पर होना चाहिए, कच्चा मकान होना चाहिए। आप पक्का बनाओ तो भी कैसे बनाओ, ये सब चीजें इस पर हमने काम किया। रंग भी ऐसा होना चाहिए। जब हम जमीनों के अतिक्रमण लोगों ने किया तो हमने कहा ये सार्वजनिक जमीनें हैं, इसका अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो जब हम काम करने लगे, चौका सिस्टम बनाने लगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जमीनों को हड़पते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कहा कि ये भी हड़पेंगे। कोई भी आदमी काम करता है तो कि वो अपने मतलब से करता है, बगैर मतलब कोई नहीं करता। तो बहुत सारे सरकारी लोग उनके साथ हो जाते हैं। हमने कहा कि ये अतिक्रमण है, ये गलत है, पर हमने ये कहा कि हम कभी भी अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये शुरू की बात थी हमारी, जब हमने काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, ये अतिक्रमण हटाने वाले हैं, अतिक्रमण करने वाले नहीं है हम लोग। और हमारी एक इज्जत भी होने लगी कि नहीं, ये काम सही करेंगे। लेकिन एक सवाल आ जाता है दिक्कतों का, कि जब कोई आदमी जमीन का लालची होता है तो वो अतिक्रमण करता है। हम जब सरकार को भी बोलते हैं तो सरकार क्या कर देती है कि कौन जाए फालतू कर रहा है, वो समझता ही नहीं है। कोई कह रहे साहब उस गांव में इतने अतिक्रमण हो रहे हैं, हमने एसडीएम साहब को कहा, वो गांव समझता नहीं है। अरे भाई, आप तो समझते हैं ना, आप जाकर के वहां जाकर के कोई आदमी डंडे से ही मारना पड़ता है। अगर मान लीजिए पुलिस नहीं हो तो क्या हो, लोग सुनेंगे, कहीं जाकर के कुछ लोग कुछ और करेंगे। तो अभी हमें जो दिक्कत है, या पहले भी जो दिक्कतें थी, वो सरकार अभी काम नहीं कर पा रही है। जब ऐसी चीजें की जरूरत पड़ती है तो बम आ जाती है और उस काम को कर नहीं पाती। और कभी और ज्यादा ताकत आती है, क्योंकि हमने केवल मुकदमे भी किए। बहुत सारे लोगों ने हम पे मुकदमे कर दिए कि साहब ये जमीन इसलिए छुड़ा रहे हैं कि ये खुद कब्जा करेंगे। तो हमने ये कहा कि हम हमारा पूरा अलसा अभियान होता है, हमारी यात्राएं चलती है, वो कब्जा करने के लिए नहीं होती है, इस काम के लिए होती है। फिर बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए तो जान जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो खड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। जब अतिक्रमण हुआ तो पुलिस भी गई, एसडीएम भी गए। तो थोड़ी देर में तो कह रहे एसडीएम साहब को मेरे फोन आ गया, मैं जा रहा हूँ। अब पीछे पुलिस थी, वो भी कह रहा है कि हमारे भी कोई एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहे हैं। और वो अतिक्रमण हट रहा है, जैसे भी लग रही है, वो सब भाग गए और हम और वो अतिक्रमण वाले रह गए। तो ऐसी लड़ाई हो सकती है, लाठियां आ गई, पत्थर चल रहे हैं, तो हमको उसके पीछे जाना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। ऐसे बहुत सारे लोग ठेकेदार आ गए, पंचायतों से मिले, ये तो जो गोचर है ये पंचायत की प्रॉपर्टी है, इतने पेड़ लगे हुए हैं, आप ठेका दे दो। तो ठेका भी हुआ। फिर हमने जाके वहाँ वहां जाके रात को रुके कि भाई कल लोग ठेकेदार पेड़ काटेंगे। तो हमने कहा कि पहले हमें मारो, उसके बाद आप पेड़ काट सकते हैं। तो हमारे यहाँ चबूतरा बनेगा, फिर हम मर जाएंगे, फिर हम लोग हमें पूजेंगे, हम वहां से हटे नहीं। सच में ठेकेदार बड़ी तादाद के साथ वहां आए पेड़ काटने, हमारे पास आकर के रुके। फिर पुलिस आई, पुलिस का आगे नहीं, ये तो ठीक नहीं है, उनको समझाया, कभी हमको समझा रहे हैं कि भाई ये तो पंचायत की प्रॉपर्टी है, पंचायत ने ठेका दिया है, ये क्या है। मैंने कहा पंचायत ने ठेका क्यों दिया, वो भी आ जाओ आज। पंचायत पेड़ लगा सकती है, काट नहीं सकती, ये हमने उनको कहा। तो फिर मान गए, क्योंकि फिर तो क्या पेड़ कटने वाले थे, हार था करके चले गए, वो ठेका कैंसिल हुआ। ऐसे दिक्कतें आती है बहुत। फिर कोई जब जल संरक्षण का काम करते हैं तो कोई पाल होती है, उसके ऊपर कोई दुकान बना लेता है, कोई छड़ी रख लेता है, कोई वहां पशु बांधने लगता है, उसके बाद फिर वो बाड़ा बना लेता है, फिर गढ़ बना लेता है। तो पाल के ऊपर बड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए सरकारी दिक्कतें बहुत है कि वो सरकार को हम ये अवगत कराते हैं तो वो आंखें बंद कर देते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। और ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पूरे राजस्थान में। बहुत सारी बातें आपने बताई है, इनमें से हम दो तीन बातों को ही अगर हम सही ढंग से अपने गांवों में इसको व्यवस्थित कर सकें, मुझे लगता है आज का ये वेबिनार हमारे लिए सफल होगा। आज आपने महत्वपूर्ण समय दिया। सूर्या परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और ऐसे ही भविष्य में आदर्श गांव योजना के कार्यकर्ता बंधुओं को आपका मार्गदर्शन भविष्य में मिलता रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।